इंसाफ न्यूज ऑनलाइन के खुसूसी प्रोग्राम भारत की खबरें सैयद मुश्तबा अली के साथ में एक बार फिर हम अपने नाजरीन का और अपने मेहमान खुसूसी मुश्तबा सैयद साहब का खैर मकदम करते हैं। आज हम चार आज हम पांच अहम खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर है चेन्नई के तिरुपरंकंदरम से, जहां पे एक जस्टिस स्वामीनाथन के एक फैसले ने तनाजो खड़ा कर दिया है और बड़ा तनाजो खड़ा हुआ है। और उस फैसले के बाद मेंबरान पार्लियामेंट ने अपोजिशन की मेंबरान ने पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट की दरखास्त दायर की है और उनकी हिमायत में कुछ जज भी सामने आए हैं। इसी तरह से केरला के मुनम्मम में जो वक्फ अराजी का जो तनाज़े था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के फैसले को तब्दील कर दिया है। और तीसरा जो बिहार में जो मोब लिंचिंग का वाकया पेश आया है, एक सवाल खड़ा कर दिया है कि बिहार आखिर नीतीश कुमार की से जो होम मंत्रालय लेकर बीजेपी के पास होम मंत्रालय आई है और उसमें पहला चंद ही में 1 महीने के बाद ही इतना बड़ा मोब लिंचिंग का वाकया पेश आया है। जिस तरह से मोब लिंचिंग के इस वाकये में, नवादा के इस वाकये में बेदर्दी से रूम में बंद करके मारा गया, उसकी पूरी तफसीर पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी तरह से हम एक फिल्म जो आई है धुरंधर, उस पर भी बात करेंगे। और आखिरी हम जो बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर जो पार्लियामेंट में जो लंबी डिबेट हुई है, सवाल ये कि आखिर उस डिबेट का क्या हासिल होगा और मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा। इन 5 अहम खबरों पर आज हम बात करेंगे। सैयद मुश्तबा साहब, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हर हफ्ते हमारे लिए वक्त निकालते हैं। सर, पहली जो खबर जिस पर हम लोग बात करेंगे वो तिरुपरंकंदरम की है, जो आप चेन्नई से आते भी हैं। ये पूरा वाकया क्या है और जस्टिस स्वामीनाथन की इस फैसले पर अपोजिशन नाराज क्यों है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह जावेद साहब। आपने मतलब ये खसूसी प्रोग्राम हिंदुस्तान के मुसलमानों पे नजर, मुसलमानों की खबरों पे नजर, और हमारे साथ उसके आप चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बहुत बड़ा आपका पहल है। और ये एक प्रोग्राम है जिसको देखने के बाद एक हफ्ते के अंदर जो भी घटना हुई है हिंदुस्तान में मुसलमानों के हवाले से, उसको हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर मतलब लेके आते हैं ताकि मुसलमान जो है वो भटके नहीं इधर उधर खबरों की तलाश में। तो अब हम लोग ये जो जगह है जो मदुराई के पास है, इसका नाम है तिरुकुरम। ये एक हिल है, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मदुराई बहुत एंशियंट टाउन है, वेरी वेरी एंशियंट टाउन। मतलब ये 500 BC से पहले की बात है। और यहाँ संगम एज और ये सब बड़ी तारीखी टाउन है यहाँ पे। और यहीं से कोई एक 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मतलब हिल है जिसको कहते हैं पहाड़ी। और उस पहाड़ी के ऊपर सेंचुरीज से, एक दो नहीं 7-8 सेंचुरीज से जो है एक दरगाह है जिसको मुसलमान जो है वो कहते हैं कि ये सिकंदर बादशाह की दरगाह, कोई सैयद सिकंदर सूफी सेंट थे वो है। और दूसरा जो है वो एक टेम्पल है जो कि वैष्णवाइट टेम्पल, और दोनों की दीवार जो है एक दूसरे से मिलती है। और वहां पे मतलब कभी भी आज तक जो है वो कोई झगड़ा और फसाद और किसी तरह का कोई तनाजा नहीं था। ये अभी हाल फिलहाल की बात है। मतलब वक्तन फवक्तन ये फसाद जो उठता रहता है। और इसमें क्योंकि मैं इसको बहुत करीब तौर से देख चुका हूं और मैंने जाके स्पॉट पे भी देखा कि क्या मैटर है। तो मैटर यहाँ पे ये है कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई है, तमिलनाडु में जो है वो बीजेपी किसी न किसी मुद्दे की तलाश में रहती है और उन्होंने मुद्दा तलाश लिया है। और वो मुद्दा ये है कि वो लोग जो है वो चिराग जलाते हैं, दीपम। और ये दीपम जो जलाते थे ये मंदिर में जलाते थे। ये लोग पहले से हमेशा से दीपम मंदिर में जलता था। अब वो लोग चाह रहे हैं कि वो जो उनका एक बाउंड्री वॉल का पिलर है, जो कि एक डिमार्केशन लाइन है जो कि सेपरेट करता है दरगाह को और मंदिर को, उसके ऊपर वो पिलर बनाने के लिए, दीप जलाने के लिए या दीपम जलाने के लिए बसित है। और ये कहानी जो है ये बहुत मतलब हाल फिलहाल की कहानी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और हाईकोर्ट के जज ने भी कहा है और इन लोगों ने भी कहा है कि आप बताइए कि इसकी कितनी ओल्ड ट्रेडिशन। तो एक तो झगड़ा ये है, जो मेन झगड़ा है वो यही है। दूसरा झगड़ा है वहां पे गोश्त खाने का मजार में।
तो उसके लिए जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है गाय का गोश्त लेके आते हैं और ये करते हैं, यहाँ पे खाते हैं। तो ये सब एलिगेशन है, जो भी, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जो भी आप मतलब आप जानते हैं कि मजार के ऊपर जो है लोग जो श्रद्धालु हैं वो कुर्बानियां देते हैं, और कुर्बानियां देने के बाद जो है वो गोश्त का जो भी वहां पे मजार के ऊपर लेके जाते हैं और उसको ये करते हैं। तो कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था पहले ही कि आप मजार के ऊपर कुछ लेके नहीं आएंगे, क्योंकि मजार जो है वो जो धरातल है या जो धरती है या जो उसका लेवल है उससे कोई मेरे ख्याल में 50 फीट ऊपर होगा या 100 फीट ऊपर होगा, सीढ़ियां बनी है जिससे आप चढ़ते हैं। वो मुसलमान जो है दाहिनी तरफ चले जाते हैं, हिंदू जो है वो बाईं तरफ चले जाते हैं, वो अपने मंदिर में चले जाते हैं, मुसलमान जो है वो मस्जिद में चले जाते हैं। अब मुसलमान जो है वो तो अपने मजार पे जाते हैं, लेकिन बहुत से हिंदू श्रद्धालु भी जो है बहुत जमाने से वो मुसलमानों के मजार पे आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सारे मजार पे जो है वो हर धर्म के लोग आ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है कोर्ट ने ये कहा कि आप यहाँ पे कोई ज़बह वगैरह नहीं कर सकते हैं, कोई खून जानवर का नहीं बहा सकते। आपको जो भी मतलब वो करना है वो मतलब जो धरती है, जमीन है जो जहाँ पे है वहीं पे कीजिए, और उसका गोश्त आप लेके आ सकते हैं और कुक्ड फूड जो है वो लेके आ सकते हैं वहां पे। मुस्तफा साहब, मेरा सवाल ये है कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के फैसले पर एतराज क्या है? मतलब असल एतराज पोजीशन को या वहां की तमिलनाडु की सरकार को क्या है? मतलब एक तो आपने बताया कि ये जो मैंने बताया था ये इसका कॉन्टेक्स्ट बताया था। अब आ जाइए जो कंट्रोवर्सी अभी खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है कि जस्टिस स्वामीनाथन जो मद्रास हाईकोर्ट में जज हैं, उन्होंने हिंदू पक्ष में फैसला दे दिया और उन्होंने कहा है कि वो जो पिलर है जिसके ऊपर विवाद है, ये तो बाउंड्री लाइन है, सर्वे का एक डिमार्केशन है, ये जो है ना ही मस्जिद के मदार के इसमें आता है ना ही मंदिर की प्रॉपर्टी है, ये एक डिमार्केशन लाइन है। तो हमारे जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष को कि आप जो है उस पिलर पे जो है आप अपना दीप जला सकते हैं, तो मुसलमानों को उस पर ऑब्जेक्ट, तो ये फैसला उन्होंने दे दिया। अब बात यहां पे आती है कि डीएमके सरकार जो है वो अभी पावर में है, वो कॉम्युनल राइट्स को या कॉम्युनल फीलिंग को बढ़ाने के लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं है, और जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको खत्म करने के लिए, और उसने बड़ी कसीर तादाद में पुलिस फोर्स और जो भी सिक्योरिटी फोर्स है उसको जमा कर दिया। अब जस्टिस स्वामीनाथन के अगेंस्ट में जो है वो केस जो है पार्लियामेंट में वहां आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब उसकी बहस जो है पार्लियामेंट में शुरू हो गई, और जो कांग्रेस के लीडर हैं और कुछ समाजवादी के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि इस जस्टिस को इम्पीच कीजिए। ये इम्पीचमेंट तो तजवीज पेश किया है, डीएमके के साथ मिलकर तजवीज पेश किया है जी, इनको इम्पीच कीजिए। अब बात यहाँ पे इम्पीचमेंट का है, तो इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ या तो करप्शन पे होता है या फिर मोरालिटी पे होता है कि अगर आपका मोरल कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं है तो आप इम्पीच हो जाएंगे, या नहीं तो आप करप्ट है। ये जो इश्यू है जजमेंट का, तो ये बहुत ही मतलब कहने का मतलब है कि ये बहुत छोटा सा फसाद था, बिल्कुल लोकल लेवल पे ये कंटेन हो सकता था। डीएमके एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबल है उसको कि वो उसको मतलब डील कर सकती थी, लेकिन ये जो एंटी मुस्लिम फोर्सेस हैं वहां पे, देखिए लोकल फोर्सेस को कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल ही भाईचारगी के साथ रह रहे, और जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो दरगाह का उर्स होता है और जो भी कुछ होता है वो आराम से चल रहा है। और ये 7-8 सेंचुरी से ये जो है मतलब दोनों साइड बाय साइड। जी, मेरा एक लाइन में सवाल है कि आप जो कहने की छोटा सा मामला था, स्टेट लेवल पे हल हो सकता था, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी और डीएमके इस जो पोजीशन जमातों ने पार्लियामेंट में अपीचमेंट की दरखास्त डाल दिया? इतनी नाराजगी क्यों है, जबकि हमने देखा है कि 45 या कुछ जजेसों ने खत भी लिखा, कहा कि इस तरह के अपीचमेंट की जो सियासत है उससे हाईकोर्ट की जजों की छवि और किरदार मशकूक हो सकता है। जी हाँ, अब तो यही बात हो गई ना कि अब पार्लियामेंट सुप्रीम है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, जजेस बड़े हैं कि सांसद बड़े हैं। ये झगड़े तो बहुत जमाने से चल रहे हैं कि
जो पार्लियामेंट है वो ये कहता है, सांसद ये कहते हैं कि जजेस हमारे अंडर हैं, जजेस कहते हैं कि नहीं हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई आपको ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग खबर के ऊपर तज्जिया कर रहे हैं, हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम अपने सामईन को बताना चाहते हैं कि तनाजा क्या, और अगर हमारा कोई टिप्पणी है इसके ऊपर या कोई हमारा इसके ऊपर मतलब एक तरह से कमेंट है, वो यही है कि यहाँ जो तमिलनाडु में जो है वो वाइट स्टेट है जो बीजेपी के असर से बाहर, और बीजेपी ने हर तरह से जी तोड़ कोशिश कर ली अपनी कि वो डीएमके को नीचे करके, और द्राविडियन कल्चर वर्सेस हिंदू कल्चर की भी इसमें एक झगड़े में ये भी तनाजा है कि द्राविड कल्चर जो है वो सुप्रीम है या हिंदू कल्चर सुप्रीम है। तो बीजेपी अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अपनी पकड़ या अपनी जो कुव्वत है वो इस्तेमाल करना चाहती है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, और यही झगड़े का मेन रीजन है। और टीम के गवर्नमेंट जो है जी। अब हम अगली खबर की तरफ आते हैं, जो केरला हाईकोर्ट का के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने, ये मनम्बम जो अराजी का जो तनाज़े है, एक तरफ वहां के कबायलियों का दावा है कि ये हमारी जमीन है, और ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी, और जो अब असेंबली इलेक्शन आ रहा है वहां भी बड़ा इशू बनने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है और कहा कि मनम्बम अराजी का जो जमीन है वो मकामी कबायलियों की है। तो आखिर मुस्लिम पक्ष की तीव्र शिकस्त क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट ने किन बुनियादों पे केरला हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया? नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सामईन को समझाना पड़ेगा कि केस क्या है। केस ये है कि 100 या कुछ एकड़ एराजी जमीन जो है वो 1952 में किसी मुस्लिम शख्स ने इसको दान दे दिया था कि इससे जो है आप ये जमीन को आप जो है मुसलमानों के फरोग के लिए आप इस्तेमाल करें, और वहां पे एक कॉलेज भी बन गया है जो काफी बड़ा है, जिसके मतलब इस जमीन के ऊपर। अब जो बात यहाँ पे खड़ी हुई है कि वो उस कॉलेज के अलावा और भी जमीन बची हुई है जो कि इन लोगों ने जिनको गिफ्ट मिला था। अब ये गिफ्ट वाला भी मैटर आ गया है कि ये गिफ्ट है कि वक्फ है। अब इसमें भी जो है चल रहा है कि ये वक्फ है कि गिफ्ट है। जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है कि ये वक्फ है, और वो ये कहता है कि जो लैंड है वो वक्फ की लैंड है, इसको रजिस्टर कीजिए वक्फ के उम्मीद। लेकिन हुआ क्या है, जो जमीनी जो मतलब अभी हालात हैं वो ये है कि कॉलेज के बाद कॉलेज का जो भी मतलब जितना भी इलाका है या जितना भी लैंड का एरिया है उसके बाहर की सारी जमीन बिक चुकी है, और जिन लोगों ने खरीदा है उसको मतलब ये है कि वो अपने अपने घर बना चुके हैं वो। अब यहाँ पे ये लोग जो हैं ये गए थे मतलब ये कहने के लिए कि इनको इविक्ट कराइए और ये सारी प्रॉपर्टी को वक्फ के साथ मिला दीजिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब बात यहाँ पे आई है सुप्रीम कोर्ट की। जो हाई कोर्ट है उसने एंटी मतलब मुस्लिम पक्ष के अगेंस्ट में मतलब जजमेंट दी। वो मुझसे वो मैं पहले गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने कहा कि केरला हाई कोर्ट का फैसला संभालूंगा हक में था, ये मुझसे गलती हुई थी पहले। जी तो वो केरला हाई कोर्ट वालों ने जो है वो ये मुसलमानों के अगेंस्ट में फैसला दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है मैटर गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को कर दिया और वो केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को वो मानने के लिए तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब सुप्रीम कोर्ट और केरला हाई कोर्ट ने एक कमीशन बनाया है जो कि ग्राउंड लेवल पे जा करके तहकीकात करे और उसके बाद मालूम करे और वो अपना रिपोर्ट सबमिट करे। तभी फिर सुप्रीम कोर्ट उसको 27 जनवरी का उसका डेट दिया है अगले इस समय 26 में 27 जनवरी 2026 में, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो रिपोर्ट आ जाएगी और तब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है या क्या जो है। अब उसकी भी बात है कि क्या राइट एंड टाइटल है उस कॉलेज को बाकी जमीन को बेच देने के लिए, क्या ये सेल डीड है, क्या ये वक्फ है। ये सारे मसले जो हैं ये केरला में एर्नाकुलम के पास ये मुंबई जो एर्नाकुलम है उन्हीं के पास जो है वहीं के ये खबर वहीं से जर्मिनेट हो रही है। हम लोग इसको फॉलो करेंगे, इस पे नजर रखेंगे। जी मोहम्मद सिद्दीक नामी सेठ थे जो जिन्होंने
ये 1950 में जमीन दिया था कॉलेज के और कॉलेज के आसपास के लिए, फलाह बहूद के लिए। बाद में कॉलेज ने ही जमीन बेच दिया इन लोगों के हाथे। तो सवाल सर ये तो एक तरह से जहां तक मतलब इस खबर में एक लाइन ये भी हो सकती है कि बताता ये वाकया बताया साबित होता है कि किस तरह से वक्फ इमलाक को खुर्द बुर्द किए गए हैं खुद वक्फ मुसलमानों के जरिए। अगर आपको कॉलेज बनाने दिया गया था और आपने उसको खुर्द बुर्द किया। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बात ये ना, कॉलेज और जो मुसलमानों का पक्ष है कि ये वक्फ लैंड है। अब अगर जी वक्फ जी लैंड है तो आपने उसको बेच कैसे दिया? अब जो लोग उस पे आकर के मतलब कई दहाई से वहां रह रहे हैं, अब उनको कहते हैं कि आप इविक्ट हो जाइए, आपको हम जी हटा जी देंगे इस फैशन के साथ। तो अब ये रिपोर्ट का जो है, जो जो वहां जाके ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो वो जी बताएंगे कि क्या करता है, वो वक्फ है जी जी कि कि, कि गिफ्ट डीड है। ये तो मतलब तभी ये क्लियर होगा। और ये भी बता दूं कि ये प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां ये जी। वाकया जी। उसको बीजेपी वहां पे बड़ी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है। और इस वाकये को अगर मनमोहन के वाकये को बीजेपी ने दिखलाया था कि किस तरह से वक्फ की गुंडागर्दी होती है, वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी होती है। लेकिन ये नहीं बता रही, बताने की कोशिश होती है कि किस तरह से माजी में वक्फ की जमीन को हथियाया गया और आप हथिया के बोले कि मेरी जमीन है। ठीक है, हम लोग अब तीसरी खबर तक जाते हैं कि बिहार के नवादा जिला में मोहम्मद आसार हुसैन का 5 दिसंबर को मोब लिंचिंग हो गई और उसको पकड़ा गया। मकामी कुछ कुछ लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उसके साथ जदोकोब किया। और इतना जदोकोब किया कि बहुत बेरहमी से जो तफसील आ रही है खबर में, जो तफसीलें आ रही है वो रोकटे खड़े कर देने वाले हैं। और कल उसमें लड़के मोहम्मद आसार हुसैन का इंतकाल हो गया है। तो ये जो वाकया है ये बिहार की सियासत के लिए क्या एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी के ज़िर-ए-इक़्तिदार रियासतों में मोबलिंचिंग के वाकयात बेशुमार हुए हैं, कि आप बिहार भी इसी तरह की लहर देखेगी और इसका मुकाबला मुसलमानों को किस तरह से करना चाहिए? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम के अंदर एक स्पेशल जगह दें जो ये बताए कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों के ऊपर कितनी दहशत हो रही है, कितनी अजियत हो रही है, कितनी उनकी किलिंग हो रही है। ये हम लोग इस प्रोग्राम का हमारा बिलखुसूस ये भी फोकस रहेगा ताकि मुसलमान जो हैं वो जागरूक हों और मतलब इस तरह की जो वाकयात है उसके लिए वो तैयार रहें कि अगर कुछ इस तरह की बात होती है तो हम उसको कैसे फेस करेंगे। अब ये अभी जो है मैं इस खबर के ऊपर जा रहा हूं। खबर ये है कि वो जो जो बंदा है, जो जो मुस्लिम शख्स है, वो एक फेरी लगाने वाला शख्स, जी वो जी जी साइकिल पर वो साइकिल पर बैठ करके हर मोहल्ले मोहल्ले वो घूमता है और अपनी अपनी जो है वो मतलब सामान जो है वो बेचता है। अब उसको किसी हिंदू मोहल्ले में वो गया और वहां उसको रोक लिया हिंदू मॉब ने या हिंदू लोगों ने। उसको घर में लेके गए, कमरे में लेके गए, वहां उससे उसकी शनाख्त पूछी। उसने कहा कि मैं मुसलमान हूं। अब उसके बाद इतनी नफरत इन लोगों के जहन में थी कि आप अगर उसको पढ़ेंगे उसकी वाकयात को कि किस तरह से लोगों ने अजियत दी। जी जी पहले तो जी लोग थे, फिर और लोग थे। अब ये यही बात हो गई। मैं आपको मतलब अपने दिल की बात बता रहा हूं। इसी तरह की तशद्दुद जो है ये हिंदू समाज दलितों के साथ करता आया है पूरे मतलब जमाने कदीम के साथ। एक दलित मिल गया, उसको मारना शुरू कर दिया और मारते मारते उसको जान मार दिया। उसकी एक को इतना डिमोरलाइज कर दिया कि अब वो हिंदू के सामने, कास्ट हिंदू के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और यही जी काम जी अब जो है दलित को हटा करके अब ये जो है मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अब मुसलमानों को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो मेरा यही तजवीज है कि पहले मुसलमानों को एक चीज तो संगठित होना पड़ेगा कि जो सेंसिटिव, कॉमनली सेंसिटिव एरिया है वहां वो नहीं जाएं, और अगर जाएं तो अपने साथ कुछ और लोगों को साथ लेके जाएं। अब वो हिंदुस्तान के माहौल ऐसा नहीं रहा कि आप कहीं भी किसी के जगह भी जा सकते। दूसरी बात जी यह है कि हमें जो है वकीलों के साथ काम करना पड़ेगा और जो पुलिस फोर्स है उनके साथ काम करना पड़ेगा, कोर्ट के साथ काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो है हमें अपने जान की रक्षा करनी पड़ेगी कि हम जान खेल करके अपने अपने आप को जो है इन सब, कहने का मतलब है, आग में या दलदल में हम नहीं फेंक सकते हैं। ये बड़ी फिक्र की बात है। ये इसलिए फिक्र की जी बात है कि
ये वक्तन फवक्तन कभी उत्तराखंड से, कभी हिमाचल प्रदेश से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी राजस्थान से ये खबरें आती रहती हैं। तो अब हमारा ये कहना है कि ये बड़ी फिक्र की जरूरत है कि कैसे इसको हम रोकें, क्योंकि एक चीज और मैं बता दूं कि ये कम्युनलिज्म का जहर जो है हिंदू के अंदर इतना भर गया है कि वो मुसलमान को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। जी 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 जी। इसमें कहीं से जो है सर टॉयलेट होने का अलग बात है। आपने आपके ये हम लोगों ने इस पर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन चूंकि इस पे हम बिहार में मनोरंजन के वाकये पे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक नई एक खबर ये भी है कि पिछला 7 दिसंबर को कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में एक गीता का पाठ रखा गया था। जो लोग कलकत्ता शहर को जानते हैं कि कलकत्ता शहर का जो मैदान है, धबधल्ला मैदान, जो मुख्तलिफ इलाके हैं, वहां पे जो सामान बेचने वाले हैं वो पेटीज वगैरह बेचते रहते हैं। उनका एक पेशा ही है शहीद मीनार, ब्रिगेड ग्राउंड, सब जहां बड़ी तादाद में लोग भीड़ लगाते हैं, जलसे होते, प्रोग्राम होते हैं, बेचते हैं। तो 7 दिसंबर को जो प्रोग्राम था गीता का, वहीं पर बेचते बेचते 2 मुस्लिम लड़के वहां चले गए। 3 आदमी, 2 मुस्लिम थे और एक नॉन मुस्लिम थे, और उसके पास ये चिकन पेटीज था, चिकन पेटीज, और इन लोगों ने पकड़ के मारा भी। उनके 3-4 हजार की पूंजी थी, उसको फेंक दिया। और ये पूरा वाकया जो है, चूंकि बंगाल में इस तरह की हुजूमी तशद्दुद को देखने का मिजाज नहीं है, और बंगालियों का अपना एक माइंड है, पुरसकून रहने का माइंड है। वहां बंगाली ये सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा रद्द अमल आया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया उन लोगों को जो लोग मुजिम थे। अफसोसनाक बात यह है कि बीजेपी के जो यहाँ पे पोजीशन लीडर है असेंबली में, शुभेंदु अधिकारी ने उन तीनों मुजिम को बुला के फैसिलिटेट किया, मतलब एजाज से नवाजा, और कहा कि ये हिंदुओं की हिफाजत करने वाले लोग हैं। तो जब एक तरफ मोब लिंचिंग करने के मुजरिमीन के साथ अदालत का रवैया बहुत नर्म है, आप एक दिन में आप छोड़ दे रहे हैं, जो जितनी बेरहमी से पिटने वालों के साथ कार्रवाई नहीं होती है, उनको जमानत मिल जाता है। दूसरी तरफ वो जमानत मिलने के बाद वो शख्स हीरो बनकर आ जाता है। मतलब एक मुजरिम को जब हीरो बना दिया जाए, तो ऐसे में सुकून और अमन की बात कहां तक दुरुस्त हो सकती है? ये बहुत फिक्र की बात है, कैसे इस माहौल को हम लोग फिर से मतलब एक साजगार माहौल में, मतलब नफरत के माहौल को हटा करके मोहब्बत के माहौल में और एक दोस्ताना माहौल में कैसे माहौल बनाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी और जो सेकुलर माइंडेड हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए भी। और अभी जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि मुसलमान जो भी हो, वो किसी भी इकोनॉमिक लेवल पे है, अगर वो मुसलमान है, अगर उसकी दाढ़ी है, अगर उसकी टोपी है, तो वो एक निशाने पे है, वो एक टारगेट पे है। और यही जो है वो अभी जो माहौल है नफरत का और तशद्दुद का और ये सारी चीजों का, ये बहुत ही मतलब अफसोसनाक है। और मुसलमानों को इसके लिए फिक्र करनी पड़ेगी। हम लोग तो सब्र करने वाले लोग हैं, 1948-47 से हम लोग सब्र ही कर रहे हैं इस पूरे हिंदुस्तान के मतलब आजाद भारत के मतलब बैकग्राउंड में। तो मुसलमान को अब जो है वो पहले भी नहीं मतलब किसी हद तक खुशहाल थे, कभी किसी हद तक जो है वो पीसफुल नहीं थे। अब तो और भी माहौल बिगड़ा जा रहा है। और ये बीजेपी का बिल्कुल प्रोजेक्ट है जो कि नफरत का माहौल अपने मतलब संघ परिवार के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू वो फैला रहा है। और नौजवान जो है वो जो हिंदू नौजवान है वो गुमराह हो रहा है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है। ये जो दहशत का माहौल है, ये क्या कर लेंगे? अगर मुसलमानों को मार भी देंगे तो क्या मुसलमान खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान से? उनको क्या फतह मिल जाएगी? किस चीज का झंडा गाड़ लेंगे? जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुसलमानों से ज्यादा बड़ा मसला मुल्क के कानून का है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी का है। अगर यही रविश रही तो इसका मतलब है कि मुल्क में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं और कुछ भी नहीं। अब हम चौथी खबर की तरफ आते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते जो हफ्ता गुजरा है, पार्लियामेंट में के दोनों ईवानों में वंदे मातरम को लेकर जोरदार बहस हुई, और उस बहस का 2 हासिल है मेरे नजदीक। आप उस पर तबसरा कीजिएगा। पहला ये था कि बीजेपी का जो पूरा मोटिव है इसके पीछे, ये था कि नेहरू को एक मुजरिम के तौर पर पेश करना था। दूसरा ये था कि जो लोग वंदे मातरम कहने से गुरेज कर रहे हैं, जैसे मुसलमान कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और कोई आज का मौकफ नहीं है, आजादी के बाद से ही मुसलमानों ने कहा कि आप पढ़िए, आपके पढ़ने से मुझे एतराज नहीं है, आपको नेशनल एंथम बनाने से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हम
क्योंकि वंदना ने जमीन की पूजा, अपने जमीन की पूजा नहीं करते, जमीन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसको खुदा नहीं मानते हैं। तो बीजेपी उसको भी, आप देखे होंगे राजनाथ सिंह जो है उम्मुल किताब और उम्मुल मोमिन जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करके अपनी जहालत का सबूत भी पेश कर रहे थे, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत शानदार तरीके से काउंटर भी किया। और प्रियंका गांधी ने तारीखी तौर पे रखा कि किस तरह से आप साबित करने की, बल्कि ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से तकरीर की, वो बीजेपी और के बिलखुसूस अमित शाह और क्या नरेंद्र मोदी को बिल्कुल बेनकाब कर दिया कि ये लोग अपनी बात को साबित करने के लिए तारीख में छेड़खानी करते हैं, झूठ करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो वंदे मातरम वाली पूरी डिबेट है, उस डिबेट को किस नजर से देखते हैं? और दूसरा उसमें ये भी सवाल जोड़ लिया जाए कि क्या इसके बाद से मुसलमानों पे दबाव बनेगा कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्या होगा? नहीं, ये तो आपने सही कहा कि ये जो चीजें, ये फजूलियात और जहालत और मतलब कोई भी चीज है, पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा मुकाम है। और अभी हिंदुस्तान के पास वंदे मातरम से और बड़े बड़े मसाइल हैं जिन पे डिबेट होना चाहिए। SIR पे डिबेट होना चाहिए और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जिसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। ये हमारे मोदी साहब ने ये डिबेट लेकर के आए हैं, क्योंकि 150 ईयर्स हो गया है। वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ये जो है ये एक वो है, मतलब अब यहाँ पे मैं सामाइन को बता दूं थोड़ा सा, इसलिए कि जो अभी वंदे मातरम का जो हिसाब किताब चल रहा है, इसमें ममता बनर्जी ने भी जो है वो कुछ कमेंट किया है, TMC की जो लीडर है, चीफ मिनिस्टर है। तो यहाँ पे क्या था कि जब 1947 की बात हो रही थी, तो उस टाइम ये बात हो रही थी कि नेशनल सॉन्ग क्या हो, और नेशनल सॉन्ग में 3 सॉन्ग जो है सबसे आगे थे। एक तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हम लोग आप जानते हैं मोहम्मद इकबाल का, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि मोहम्मद इकबाल जो है वो पाकिस्तानी हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब एक पाकिस्तानी का कलाम जो है, पाकिस्तानी तो नहीं, उनका तो इंतकाल 1932 में ही हो गया था, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले। उन पे इल्जाम ये है कि 1930 या 2829 में मुस्लिम लीग की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें खुद पे सदारत पड़ा था और पहली मर्तबा पाकिस्तान का नजरिया पेश किया था। जबकि बहुत सारे जो मौलिकीन हैं और इकबालियात के माहिरीन है, वो कहते हैं कि इकबाल ने कभी भी अलग मुल्क की बात नहीं कही है। राष्ट्रगान की जो झगड़ा हुआ था, वो उस पर अब जो है वो 2 ही, मतलब एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन गण मन, जो हमारा अभी नेशनल सॉन्ग है, और दूसरा जो है ये बंकिम चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम। अब ये झगड़ा इन्हीं दोनों के था कि कौन सा नेशनल सॉन्ग होगा, वंदे मातरम होगा कि जन गण मन होगा। जो हमारे कांग्रेस के लीडर थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने मतलब जन गण मन को प्रेफरेंस दिया और वो नेशनल सॉन्ग हो गया। अब वंदे मातरम का जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया RSS ने और बीजेपी ने, और उसको एक हरबा बना करके मुसलमानों के ऊपर जड़ दिया कि आप वंदे मातरम को। अब वही बात है कि आर यू मुस्लिम फर्स्ट और आर यू इंडियन फर्स्ट? आर यू मुस्लिम फर्स्ट और आर यू इंडियन फर्स्ट? ये जहालियत की जो है कि मतलब सवाल है। अगर यही हिंदू जो है अमेरिका चले जाए और उनसे पूछा जाए कि आर यू हिंदू फर्स्ट और अमेरिकन फर्स्ट, आर यू इंडियन फर्स्ट और आर यू अमेरिकन फर्स्ट, तो वो क्या जवाब देंगे? तो ये जो है ये एक अलग बहुत पुराना क्या कहते हैं उसको बीटिंग स्टिक है, जिससे वो मुसलमानों को कहते हैं। अब ये झगड़ा खत्म हो चुका था। मैं दिल्ली में पार्लियामेंट के पास खड़ा था जबकि AR रहमान ने वो सॉन्ग बनाया था, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। एक मुसलमान कंपोजर ने वो सारे झगड़े को खत्म कर दिया, माँ तुझे सलाम। और मुसलमान को कोई भी इतराज नहीं है कि वो जय हिंद बोले, जय भारत बोले, वो कोई मुसलमान इससे बरखिलाफ नहीं है। ये हिंदुओं की तशद्दुद है कि वो मुसलमानों पर कहते हैं कि आप वंदे मातरम बोलो। हम तो नहीं कहते हैं कि आप अल्लाह अकबर बोलो, हम तो नहीं कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते हैं कि आप अल्लाह अकबर बोलो। तो ये सब बेबुनियाद के बेफजूल के झगड़े हैं। और अगर मुझे आप इजाजत दें तो एक लाइन में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान 2 कौम जो हैं वो आज से नहीं सदियों से उनका इतिहास है साथ साथ रहने का। और उनके जो मुश्तरका जो उनकी मतलब हिंदुस्तान में जो ग्रोथ है उसका अगर आप ग्राफ बना ले तो बहुत ज्यादा है,
बनिस्बत के कॉन्फ्लिक्ट का जो अभी चल रहा है, प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का, जिसमें वो हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग अलग कर रहे हैं। तो जो मुश्तरका हुकूमत, जो मुश्तरका जो समाज है हिंदू और मुसलमान की, अब देखिए आप, ये बिल्कुल वाहियात है। जो एक बंगाली बोलता है, हिंदू जो बंगाली बोलता है, मुसलमान एक पंजाबी बोलता है, मुसलमान एक, वो लैंग्वेज तो सेम है, खान पान भी सेम है, कल्चर भी सेम है, क्या झगड़ा है? अब वो उर्दू हिंदी का झगड़ा जो है वो भी अब खत्म हो रहा है। जो उर्दू हिंदी का झगड़ा था कि हम आपको हिंदी बोलना पड़ेगा, तो ये सब चीजें जो है ये वाहियात है। आगे बढ़ने के लिए आपके ग्रोथ को, नेशन के ग्रोथ को रोकने का एक हरबा है, तरीका है, ताकि मतलब भारत जो है वो विकसित नहीं हो, देश जो है वो इसी में बटा रहे। जी, अब हम लोग, आपने सही कहा कि वंदे मातरम की पूरी डिबेट है तो पूरी फजूल है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कहा जाए कि आप सुना दीजिए वंदे मातरम, तो शायद कि आधे मेंबरान पार्लियामेंट सुना भी नहीं पाए, और खुद बीजेपी के लोग भी नहीं सुना पाएंगे। अब हम आखिरी खबर तक बढ़ते हैं कि इस पिछले हफ्ते एक फिल्म आई जो रणवीर सिंह की बेहतरीन अदाकारी के लिए तारीफ भी की जा रही है, धुरंधर को लेकर। अदाकारी का सवाल अपनी जगह अलग है, लेकिन इस फिल्म के मौजू को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस फिल्म को जहां पाकिस्तान में बैन किया गया है, वहीं खलीज के तमाम ममालिक में, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, इस तरह के तमाम 5 जो खलीजी ममालिक हैं, कतर, वहां बैन कर दिया गया है। हमने देखा कि नेशनल मीडिया पर उसको लेकर काफी अवेला हुआ है। तो मुस्तफा साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो फिल्म के निर्माता हैं, उनका दावा ये है कि ये फिल्म पाकिस्तान पर बनाई गई है, तो फिर भारत के मुसलमान या फिर सऊदी और कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई के मुसलमानों को में इतनी नाराजगी क्यों है? आखिर वहां क्यों बैन हो रहा है? और हमने पाकिस्तान के किरदार को बेनकाब किया है। क्या वाकईतन ये फिल्म सिर्फ पाकिस्तान पर है, या पाकिस्तान के बहाने भारत के मुसलमानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है? जी, ये आपका जो लास्ट कमेंट है उसी से मैं मतलब बिल्कुल सहमति रखता हूं। और ये फिल्म की का जो है सबसे बड़ी बात ये है कि 2022-23 के बाद से जो है एंटी मुस्लिम, देखिए 3-4 मौजू जो हैं वो बहुत बिकते हैं हिंदुस्तान में। एक तो एंटी कश्मीर। अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, मैं कहता हूं कि सही बात है, अटूट अंग है, लेकिन कश्मीरी हम हिंदुस्तानी नहीं है, कश्मीरी टेररिस्ट, ये नैरेटिव चल रहा है। एक तरफ तो अटूट अंग है, दूसरी तरफ वो सारे कश्मीरियों को वो टेररिस्ट बताते हैं। और कई फिल्में जो है वो बनी है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के हवाले से। दूसरी तरफ जो है वो एलओसी और बॉर्डर एंटी पाकिस्तान फिल्में बन रही हैं। एंटी पाकिस्तान फिल्मों का हासिल है वो नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। तीसरा जो उनका सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मौजू है, वो अफगानिस्तान में अल-कायदा और मतलब SIS, ISIS और ये सब चीजें। और जो आखिरी जो उनका प्रोजेक्ट है वो है एंटी मुस्लिम, हिंदुस्तान के मुसलमानों को नीचा दिखाना। अब ये फिल्म धुरंधर जो है ये 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। मुझे इसी बात पे बहुत मतलब क्या कहते हैं, हंसी आ रही है कि अब हिंदुस्तान के जो अवाम है उसके लिए नेशनलिज्म का पैमाना या मापदंड जो है वो मुसलमानों को नीचा दिखाना है या पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, तभी आप नेशनलिस्ट बन सकते हैं। और जिस तरह से इस फिल्म में वायलेंस दिखाई गई है एंटी मुस्लिम पाकिस्तान के नाम पे, और जो नाम बताए जा रहे हैं उसमें वो ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे मैंने रिव्यू देखा है कि ये बलूचिस्तान के जो उनके जो सेसेशनिस्ट फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करती है फिल्म, और एंटी पाकिस्तान है। वो IC-814 के हाईजैक में जो है वो उसके लिए है, और बहुत सारे स्पाई जो इंडिया के गए थे उसके ऊपर है। लेकिन मेरा जो इस प्रोग्राम में इसको लाने का मकसद यही है कि ये फिल्म जो है नफरत सिखाती है, मुसलमानों के अगेंस्ट नफरत सिखाती है, पाकिस्तान के अगेंस्ट फिल्म नहीं है। अभी मुझे याद है कि एक भोजपुरी फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले, वो भोजपुरी वो बड़े पर्दे पे नहीं आई थी हिंदुस्तान के सदर, ले आएंगे दुल्हनिया पाकिस्तान से, उसका नाम था, भोजपुरी फिल्म थी, उसकी नेशनल लेवल पे। तो इसका क्या मकसद है भाई?
इसका क्या मकसद है? और बहुत शौक से लोगों ने उसको देखा। एलओसी, बॉर्डर, ये सब एंटी पाकिस्तान फिल्म है जो ये कह करके पास आउट होती है कि ये नेशनलिज्म हम बता रहे हैं। तो क्या नेशनलिज्म का मापदंड जो है वो पाकिस्तानी है क्या, कश्मीरी है क्या? अब तो अफगानिस्तान से बड़े अच्छे रिश्ते हो गए। पहले तो अफगानिस्तान भी जो है एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर था। तो मुझे यही कहना है कि ये मैं कहने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं कि इतनी कम्युनलिज्म की इतनी जो बीज है इतनी ज्यादा बढ़ गई है एंटी मुस्लिम का माहौल कि अभी वो औरंगजेब के ऊपर एक फिल्म बना दी उन्होंने, शाहवा क्या नाम था, कि सारे हिंदुस्तान का जो जड़ है वो औरंगजेबी था। और अब जो है ये फिल्म आ गई है एंटी पाकिस्तान फिल्म। तो ये एंटी पाकिस्तान फिल्म नहीं है। मुसलमानों को जो इससे ऑब्जेक्शन है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट नफरत फैला रही है ये फिल्म। और मैं उस्ताद हूं मास कम्युनिकेशन का और विजुअल कम्युनिकेशन का। जो मतलब सिनेमा का जो मकसद है वो तीन ही है। वो एक तो कि वो इंटरटेनमेंट करे, दूसरा वो आपको इन्फॉर्म करे, तीसरा आपको जो है वो एजुकेशन दे, सीख दे। तो ना ही वो सीख दे रही है ना ही कुछ इन्फॉर्म कर रही है। वो तो हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स हुए उसको जो है वो बयान कर रही है, और ना ही इंटरटेनमेंट उसको भी तोड़ मोड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने काफी वक्त लिया। और ये हमारा ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम है जो लोग हफ्ते भर की खबर नहीं देखना चाहते। हम उनके लिए 5 बड़ी खबरों का इंतखाब करते हैं, फिर उस खबर की तफसील के साथ लाते हैं, और आप पूरे हफ्ते की 5 बड़ी खबरों को महज चंद मिनटों में, आधे घंटे के अंदर जान सकते हैं। हमारे नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत की जो सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है, अपनी सूल को, रूह को खो चुकी है। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, न एंटरटेनमेंट है, न इंफॉर्मेशन है, ना एंटरटेनमेंट है। और उसके बाद सिर्फ एक चीज रह गई, वो नफरत। और उस नफरत में कभी कभी फिल्में चल जाती हैं, कभी फिल्में फ्लॉप होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नफरत की जो फिल्में बन रही, ज्यादा तादाद में बन रही है और चल रही है बहुत कम तादाद में। अगर साल में 10 फिल्में बनती है नफरत अंगेज फिल्म, तो 1 या 2 फिल्म चलती है। तो ये भारत के, अब यही वजह है कि आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो प्रोग्राम आ रहे हैं उसको ज्यादा देख रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो भारत का जो भारतीय सिनेमा है वो रूह खो देगी और एक दिन बिल्कुल गैर मुतल्लिक हो जाएगी। सैयद मुस्तफा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने नाज़रीन से दरखास्त करते हैं, अगर आप पहली मरतबा हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी अहम खबरें का तज्जिया पेश करें। और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते भी हम आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।